बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का सहाफ़ियों के साथ इंटरव्यू। इमरान खान साहब ने अगले 10 दिन में नाक़िस कारकर्दगी वाले वज़रा को ओहदों से हटाने का इंदिया दे दिया। रुकावट खड़ी करने वाले ब्यूरोक्रेट्स के सफाई करने का भी ऐलान। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने बनी गाला घर की तामीर को भी जायज करार दे दिया। DPO पाकपतन और जुल्फी बुखारी केस में वज़ीर आज़म के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार से शिकवे। IG इस्लामाबाद तबादला केस में आज़म सवाती की JIT रिपोर्ट से भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ला इल्म निकले। इमरान खान साहब ने इदारों को प्राइवेटाइज करने का इंदिया भी दे दिया। यहां तक के गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा, वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर खजाना असद उमर से भी ताकतवर निकले। वो कैसे, इसकी मुकम्मल डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की दुबई में जायदाद का मामला। अलीमा खान ने दुबई फ्लैट पर टैक्स एमनेस्टी स्कीम से कोई फायदा नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट में FBR हुक्काम का जवाब। अलीमा खान ने टैक्स एमनेस्टी से फायदा वाकई उठाया या फिर नहीं, अंदर की मुकम्मल कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पाकपतन दरबार अराजी केस, नवाज शरीफ कल यानी बरोज मंगल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब के सामने पेश होंगे। पाकपतन दरबार अराजी केस आखिर है क्या, और इस केस में उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो, गवर्नर पंजाब सज्जाद हुसैन कुरैशी और मियां नवाज शरीफ का क्या किरदार था। 50 साल पुराने केस के अहम नकात तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे और आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि CPEC से किसको ज्यादा फायदा होगा, पाकिस्तान या फिर चीन। 34% चीनी बाशिंदों का CPEC के एनर्जी प्रोजेक्ट्स में काम करने का इंकिशाफ। $35 अरब की मालियत के एनर्जी प्रोजेक्ट्स में कितने पाकिस्तानी इंजीनियर्स इस वक्त काम कर रहे हैं। सेनेट की CPEC खुसूसी कमेटी के इजलास की कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे और यह भी आपको बताएंगे कि कल के रोज यानी बरोज मंगल को ECC का इजलास होने जा रहा है, जिसमें शुगर इंडस्ट्री के मसाइल के साथ साथ 5 निकाती एजेंडा भी ज़ेरे बहस लाया जाएगा। वो एजेंडा क्या होगा, उसकी मुकम्मल डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। आमिर साहब, मैं आपकी तरफ से स्टार्ट लूंगी आज के प्रोग्राम का। हमने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का सहाफ़ियों के साथ इंटरव्यू देखा। यकीनी तौर पे गुफ्तगू बहुत अहम थी, जिसमें कई अहम जाविये थे। फर्दन उन पर तो बात करेंगे, मगर एक ओवरऑल अगर जायजा ले तो आपको प्राइम मिनिस्टर की आज की गुफ्तगू कैसी लगी? वो हमें तो अब डिक्लेयर कर दिया गया है कि गुड कॉप हैं, ये सामने बैड कॉप हैं। हाँ। आप फिर मिडिल कॉप भी हुई ना, तो मैंने भी सोचा है फिर मैं गुड कॉप बन ही जाता हूँ और मुस्बत स्टार्ट से करना चाहिए। जो वैसे दफ्तर में तो कुछ और गुफ्तगू कर रहे थे आप। बस टीवी पे आते आप ये गुड कॉप बन गए। अभी मगर ये है कि एक जो आज के इंटरव्यू की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी खबर थी, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं आया। वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर ने ये इशारा दिया है कि एक हफ्ते के अंदर ही वो ये जो 100 दिनों की कारकर्दगी सामने आई है उस पे बेस्ड जो है काबीना में तब्दीली कर सकते हैं। उनका ये हम सब की देखेंगे किसने परफॉर्म किया है, किसने नहीं है, और हो सकता है मैं चंद वजीर तब्दील भी करूं और बदल भी दूं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा मैं समझता हूँ कि इनका खुद ही 100 दिन के अंदर ये एक्सरसाइज का करना ही जो है ठीक है। लोगों ने उसके अंदर बहुत ज़्यादा नुक्स निकाल लिए, मगर ये कर लेना ही एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो पिछले 5-5 साल के बाद भी कोई ये साथ देने के लिए तैयार नहीं था और ना आज है। तो ये खुद ही उन्होंने जो एक अपनी आपको वॉलंटियर किया और मज़ीद फंसा रहे हैं कि जी 6 माह बाद फिर इसको एवेल्यूएट करेंगे, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा, जब ये फैसला करने जाएंगे अगर वाकई सीरियसली हैं कि जी तब्दीली काबीना में हो सकती है, तो 3-4 ऐसी हैं जो उस दिन भी हमने जिक्र किया था रिपोर्ट जिनकी आई ही नहीं है। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल था इस सारे 100 दिन के एजेंडे में वो ये था कि ब्यूरोक्रेसी का रिफॉर्म आप क्या कर रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा किया है कि इन्होंने 22वें 21वें का तरक्कियाँ रोक दी हैं कि पहले तय कर लें कि वो असूल, वो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए ये तरक्कियाँ होनी हैं उसको तय कर लें। जो रिफॉर्म्स में आने थे, वो इशरत साहब की ना बातें ज़्यादा हैं, पता नहीं हौसला नहीं पड़ रहा, कैपेसिटी के इशूज़ हैं या जो भी हैं, वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। और 22वें ग्रेड की एक तरक्कियों का बैच हो चुका हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। दूसरी की तैयारी है। सो ये तरक्कियाँ ताकि
ये सारे एजेंडे को जिस गवर्नमेंट ने आपने जिन लोगों ने बाबुओं ने लगाना है उसका तरीकाकार तय कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। दूसरा मैं समझता हूँ एनर्जी, उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ़ कर दी कि जी वो उमर अयूब साहब ने ना वो थेफ्ट चोरी बिजली की ना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो जो बिजली की चोरी है ना वो एक हाथी की दुम है, वो दुम के ऊपर काम कर रहे हैं। वहाँ जो बड़ी चोरी है ना 4-4, 5-5 अरब डॉलर की, जो कि गैस की चोरी हो रही है या और मसाइल हैं वहाँ पे बड़े वाले, तो उसका अभी कोई ऑयल और उसमें से कोई रिफॉर्म्स का कोई अभी तक मेजर एजेंडा नहीं आ रहा। और वो जो हम गैस लोड शेडिंग का कह रहे थे और रोज़ ईसीसी और कैबिनेट से आ रही था कि हमने कह दिया कि कोई डोमेस्टिक गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। आज की अखबारों में खबर छिपी है कि पिंडी इस्लामाबाद में 2-2 घंटे के लिए गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। तो वो मेजर है। तीसरा मैं समझता हूँ कि एक जो बड़ी ख़तरनाक बात उस रिपोर्ट में 100 दिनों की रिपोर्ट में आई थी वो ये थी कि उसमें ये इशारा दिया गया था कि नेशनल एक्शन प्लान का हम पार्ट 2 देंगे, कि पिछला उन्होंने कहा जी वो आउटडेटेड हो गया, फरसूदा हो गया, तब हम नया देंगे। तो पता नहीं इनसे तो छोटी सी 2 आने की कंसेंसस नहीं हो पाता। तो इतनी बड़ी वो जो एक्सरसाइज हुई थी जिसपे सारी पॉलिटिकल पार्टी सारे सूबों का एक कंसेंसस हो गया था, उसको डेवलप कर लें। और ये मैं हैरान रह गया कि इनके एक बहुत बड़े वजीर जो कि टीवी पे संभाल ही नहीं जाते, रोज़ तकरीर कर रहे होते हैं, उन्होंने मुझे एक निजी महफिल में बहस करनी शुरू कर दी कि ऐसा तो किया ही नहीं हमने। तो वो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमें तो साफ़ी भाई वो कह रहे थे, इन्होंने रिपोर्ट नहीं इनकी 100 दिन की पढ़ी, इनके वजीरों ने जो इनके स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने भी नहीं पढ़ी हुई है। तो वो एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। बाकी आज की जो मुझे इंप्रेशन 2 चीज़ों का पड़ा आज प्राइम मिनिस्टर की इस पैनल इंटरव्यू का, एक तो ये है कि उनको कुछ चीज़ों में या तो उनको इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा, या वो खुद भी कोशिश नहीं कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों में ना अपने आप को एजुकेट करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ 3-4 दफ़ा वो अपनी स्टेटमेंट्स में ये रोज़ कह देते हैं, आज भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है ना वो $19 बिलियन है। वो कंफ्यूज कर रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट एक होता है, वो $19 बिलियन है। असद उमर साहब बड़े खुश होंगे अगर ट्रेड डेफिसिट वो जो साथ में एक्सप्लेन भी करते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप, वो ट्रेड डेफिसिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है वो $30-32 बिलियन है। सो अपने फैक्ट्स प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि ना सिर्फ के खुद ठीक किया करें या कोई इनकी इस्लाह कर दिया करे। एक तो उनका फैक्ट ठीक नहीं होता, फिर वो उस पर लेक्चर भी लोगों को समझाना शुरू होते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट है क्या, खुद अभी उनको क्लियर नहीं है मगर लोगों को समझा रहे होते हैं। तो वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे जब एक मेजर किस्म का फौपा या गलत किया जा रहा है ना तो वो बहुत बुरा लगता है। दूसरा उनका एक जो बड़ा मैं समझता हूँ बड़ी खौफनाक बात उन्होंने आज जो की वो ये थी कि मुझे तो खुद टीवी से पता चला कि डॉलर का रेट इतना हो गया। बड़ी खतरनाक बात है जो प्राइम मिनिस्टर अब ये है कि उन्होंने साथ में कहा कि स्टेट बैंक का हमारा तो कोई उस पर कंट्रोल ही नहीं है, स्टेट बैंक तो टोटली इंडिपेंडेंट है। तो ये ज़रा चेक करवा लें कि ये स्टेट बैंक वाकई इतना इंडिपेंडेंट है। उन्होंने ये कर दिया है तो जिस तरह की खबरें आई हैं इसमें कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री का कितना रोल है, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कितना रोल है। ये एकदम से सुबह जो कहा गया कि आज एक वो कोई नॉर्मली स्टेट बैंक जो है वो सुबह एक रेट रिलीज़ करता है, तो उस दिन जो खबरें छपी जो कि अभी तक उसको डिनाइल नहीं आया कि कहा गया कि आज कोई लेवल नहीं है। सो लिहाजा इशारा दिया कि जो मर्जी स्पेकुलेशन करे। फिर वो इंटर बैंक रेट जो 42 रुपया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया और इतने लोगों ने इतना पैसा बनाया और उससे जो हमारी ओवरऑल इंस्टेबिलिटी आई, तो इसकी इंक्वायरी करवा लें। ये कह देना कि प्राइम मिनिस्टर को टीवी से पता चल रहा है तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है, इसकी इंक्वायरी करवा लें। दूसरा वो जो नुक्स था एक कि वो एक तो इन्फॉर्म्ड नहीं होते, दूसरा बिजिद हैं। उनके वो कहते तो हैं कि मैं यू टर्न लेता हूँ मगर जहाँ उनकी सुई फंस जाती है वो नहीं निकलते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए ज़रा लम्हा फ़िक्रिया था कि आज़म स्वाति का जिस तरह उनको बुज़दार की सुप्रीम कोर्ट ने जब टेकअप भी कर लिया था, नहीं था पता कि टेकअप कर लिया है, तो GIT की रिपोर्ट आज़म स्वाति साहब पे आए हुए अब 4-5 रोज़ 3-4 रोज़ हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा वो जब रिपोर्ट आएगी तो उनको दुरुस्त किया गया कि नहीं जनाब वो रिपोर्ट आ चुकी है। तो वो थोड़ा सा हैरान थे। फिर उसके अंदर उन्होंने कहा कि पुलिस ने कोई देखे इंटरफेरेंस नहीं की। उनको ये मैं इतला करना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट के अंदर जिक्र है कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस की और बड़ी नाकस रिपोर्ट दी। पुलिस ने बिल्कुल डंडी मारी वहाँ पे आज़म स्वाति के फेवर में और आज़म स्वाति साहब के खिलाफ वो बिल्कुल आ चुकी है।
तो उनका ये कहना था कि आजम स्वाति साहब इतने अच्छे आदमी हैं कि वो जब अगर JIT की रिपोर्ट अगर आ गई, उन्हें कहा जी आ चुकी है, तो वो खुद रिज़ाइन दे देंगे। तो मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ। वो इस वजारत के साथ लटक जाएंगे, बाकायदा उनको खींचेंगे भी ना, रिजाइन नहीं करेंगे वो रिजाइन करने वाले नहीं है। आपको उनसे रिजाइन लेना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे अगर आपने जब आज इतने पैनल के सामने, टीवी के सामने इंटरव्यू में ये कमिट कर लिया है कि वो अगर वो उनके खिलाफ रिपोर्ट आ गई, जो कि आ चुकी है, और उसमें बहुत ज़्यादा उनके लैप्सेस और झूठ की निशानदही की हुई है कि उनका टोटल एक गरीब हमसाए के ऊपर जुल्म था। ना सिर्फ झूठ बोला, उन्होंने वहाँ पे जो है करबा परवरी की, साथ में कब्जा किया हुआ था 9 कनाल ज़मीन पे उनका कब्जा साबित होया है। वो खुद काबिज थे, नाजायज़ कब्जा था। तो उसके बाद कोई चॉइस नहीं रह जाती कि हफ्ते बाद जो अपने बाकी वजीरों का जो करना है जो करना। आजम स्वाति साहब का तो अब ये इट्स अ कमिटमेंट नाउ, तो इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। तो देखेंगे क्या होगा, बाकी चीजें। आजम स्वाति की आपने खूब बात की है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो क्लास साहब ये भी कहते हैं कि मामला कुछ भी हो, एक लीडर को अपने मकासद के असूल के लिए यूटर्न लेना पड़ता है। तो यहाँ भी ले लेंगे अपनी गुफ्तगू से यूटर्न? बड़ा अहम सवाल है और आज आपके पास बड़े अच्छे कुछ सवालात हैं, उस पर हम बात करते हैं। मैं थोड़ा सा एक और चीज़ पे बात करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने कहा जी मैंने अपने वजीरों से हिसाब किताब करना है जी, कि कारकर्दगी मुझे दिखाएं। मैं भी ये बैठा काउंटिंग कर रहा था जब आमिर साहब ये बात कर रहे थे कि कौन कौन सी वजारतें हैं जिनसे वाकई हिसाब किताब हो सकता है। इनका 50 वजीर है ना इस वक्त। मेरा ख्याल है जो मैंने लिखे हैं 5 वजारतें बनती हैं जिनसे वाकई पूछ गुछ होनी चाहिए। तो शेयर कर लें फिर। बाकी 45 है ना, उनका कोई तल्लुक नहीं है, ना परफॉर्मेंस से है उनका तल्लुक है, ना कारकर्दगी से है, तो ना प्रोग्रेस से है। मेरा ख्याल है मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ सर। वो पेरिफेरल वजारतें हैं, वो वजारतें हैं। ये हम बार बार एक बात कहते रहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद इस्लामाबाद जो ICT जिसको कहते हैं, ये सिर्फ 24 किलोमीटर का, इसको कैपिटल कह लें, ज़िला कह लें, सूबा कह लें, जो भी कह लें, ये 24 किलोमीटर की डोमेन है। इसी में ही परफॉर्मेंस दिखानी है इनके 45 लोगों ने। अगर 50 हैं तो 45 ने जो अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है वो 24 किलोमीटर के उसमें रेडियस में वो आप कह सकते सर्कस में वहाँ मोटरसाइकिल चलाते रहे ना, वहाँ पे कुएं में, अंधे कुएं में, तो उनकी तो बनती है वो। बाकी मैं 5 बता देता हूँ जिनसे बाकी क्वेश्चनिंग होनी चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी है। एक सबसे बड़ी जो वजारत है वो साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद हैं। बिल्कुल उनकी बनती है कि वो हमें बताएंगे, वो हम देखते भी रहते हैं जी। उनको जी 10 में से 10 नंबर दे दें। अगेन किसी की मजाल है कि 9 नंबर दे के दिखाए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, जनाब वो जरूरत नहीं है, 10 के 10 दे दिए। अगली वजारतें हैं वो जिन्हें आपने जवाब देना है, जिन्हें वो एनर्जी की है जो आपने बात की है, उस पर आपके क्या आपकी पॉलिसी रही है, क्या शुमार सिर्फ वहाँ पे जो FIR 6000 FIR कट गई है। अब ये परफॉर्मेंस है, अगर इसको परफॉर्मेंस समझा जाता है, चलो जी मान लिया ज़रूरी होगी, इससे तो मसला नहीं हल होने वाला आपका। थोड़ा सा अगर कोई फ़ायदा भी पड़ा आपको, एनर्जी सेक्टर हमारा सबसे बड़ा जो आप बात कहते रहते हैं, उसमें परफॉर्मेंस हमें देखनी है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री में देखनी है कि फाइनेंस भी आप आके पूरे मुल्क को अफेक्ट करती है सर। इसके बाद NHA हमने देखना है, जो मुराद सईद है उनकी कारकर्दगी बड़ी हमें अच्छी लगती है कि कुछ उस नौजवान ने लगता है कम्युनिकेशन है जो पूरे मुल्क को मैं कहता हूँ अफेक्ट करती हैं। इसके बाद सर वजारत खारजा और कॉमर्स मिनिस्ट्री, अब इनकी उसमें इंडिविजुअली तौर पे हम देखना चाहें, उन्होंने तो गुगली मार दी है अल्लाह के फजल से। आज इमरान खान बात करना चाह रहे थे, हमारे वो मेरे जैसे बैठे होते ना थोड़े से जल्दबाज, तो हमारे किसी दोस्त ने उनको बात पूरी नहीं करनी थी। शामुद कुरैशी भी वो कुछ कहना चाह रहे थे। अगर हमारे दोस्त अगर उस वक्त थोड़ा सा अपने घोड़े की वो लगाम में बांध के अगर इमरान खान को जवाब देने देते, और बड़ा अहम सवाल था पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, जो जितनी हमने डिप्लोमेसी की थी सारी वो कहते हैं गो डाउन द ड्रेन, सारी वो बैक टू स्क्वायर वन। और इमरान खान को इस बात का एहसास था जब ये सवाल किया गया उनसे, वो जवाब देना चाह रहे थे कि उन्होंने कहा कि शामुद कुरैशी साहब जो ना जज्बाती, वो जज्बाती तक पहुंचे थे तो किसी ने और उनको वहाँ क्वेश्चन शार्ट किया, लिहाजा गुफ्तगू चली गई। तो वो कारकर्दगी भी हमने वजारत खारजा की देख लिया आमिर साहब, अल्लाह के फजल से 3 महीनों में एक सबसे बड़ा इवेंट हुआ जिसमें पाकिस्तान की बहुत बेपनाह इंडिया में भी तारीफ होना शुरू हो गई। उनके जर्नलिस्ट कर रहे थे, उनकी पार्टीज कर रहे थे, उनके तबके कर रहे थे, वो हमने गुगली में उड़ा दी, वो भी देख ली। फाइनेंस मिनिस्ट्री, अच्छा इसके बाद कॉमर्स मिनिस्ट्री सबसे अहम कि पाकिस्तान की आपने यहाँ पे कैसे अपने एक्सपोर्ट को आपने बढ़ाना है, इंपोर्ट को कैसे काम करना है। हम इंटरेस्टेड होंगे जनाब कि अब तक इनकी क्या परफॉर्मेंस है। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो है वो पूरा अपने कारपोरेट सेक्टर का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, पूरे का पूरा ECC में और कैबिनेट में उन्होंने एक अपना गैंग बनाया हुआ है, वो 5-6 का गैंग है और मोस्टली वहीं से हैं हमारे ये बैठ के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, वो किसी को ऑपरेट नहीं करने दे रहे, ना ECC में चलने दे रहे हैं अपनी मर्जी के खिलाफ, ना कैबिनेट में वो फैसले देने आगे उसमें करना शुरू, हमें वो भी देखना है। असद उमर साहब मेन सबसे ज़्यादा जिन्होंने पाकिस्तान का वो ड्राइव करना था, उनकी कारकर्दगी तो आज इमरान खान साहब ने खुद बता दी है।
जो डॉलर की हमने देखी है, और मैं मतलब हमारा दिल दुखता है ये कहते हुए, असद उमर के बारे में हमारी बड़ी ज़ाती तौर पर बड़ी अच्छी राय थी कि वो आएंगे और को टर्न अराउंड करेंगे। उन्होंने भी इस तरह की तकरीरें की, हमारा बड़ा एक्सपेक्टेशन उन्होंने बड़ी बढ़ा दी थी। तो असद उमर साहब भी मेरा ख्याल है मेरी तरह के कुछ ज़्यादा ओवर रेटेड से हो गए हैं कि लोग उन्हें, हमने ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन कर ली थी। इतनी कैपेसिटी शायद उन्हें खुद भी अब फील हो रहा होगा कि शायद नहीं है, और उनको चलने भी नहीं दिया जा रहा। ये भी है, उनके इर्द गिर्द जो उसमें कुछ हैं, कोई पावर्स हैं, उनको मर्जी की टीम नहीं चलने दी, उनको दी जा रही है। हमने पहले भी बताया था। उनको थोड़ी सी रोक दूं कि आज ये अफवाह चल रही थी सोशल मीडिया पे और इधर उधर कि जी उनकी लड़ाई हो गई है जहांगीर तरीन से और उन्होंने रिजाइन कर दिया है और वो प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। लोग इस तरह की फेक न्यूज़ चला देते हैं। तो मैंने फिर उनसे ही पूछ लिया, उन्होंने कहा जनाब ये मैं जो मेरी लड़ाई जो हुई है 4 दिन से तो मैं जहांगीर तरीन साहब से मिला नहीं हूँ। तो फिर ये अगर मिला नहीं हूँ तो लड़ाई कहाँ हुई है, मुझे बता दिया जाए। आप शामिल, मैं एक इस पे काउंटर सवाल कर ले तो गुफ्तगू किसी और साइड पे चली जाएगी। खैर मैंने ये आज तक किसी ने कंफर्म किया है? आपको याद है जब इस पे गुलाम इसहाक खान और बेनज़ीर भुट्टो की लड़ाई अरूज पे थी तो बीबी ने या गुलाम इसहाक खान ने किसी जर्नलिस्ट को कंफर्म किया था कि बल्कि मुझे याद है जिस दिन बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत उन्होंने लगारी साहब ने तोड़नी थी वो मिल के आई थी, और जब उनको बताया गया कि ना वो तोड़ने वाले हैं, ये तो मतलब रिकॉर्ड की चीज़ है, उन्होंने खुदा का खौफ करें फ़रूक भाई मेरे ये काम कर सकते हैं। ऐसे गुलाम इसहाक खान और जब ये नवाज शरीफ साहब के इशू चल रहे थे, ये मैं सिर्फ 1-2 बता रहा हूँ, ये कभी किसी ने ये आके कंफर्म किया है कि मेरी और आमिर मतीन की लड़ाई है? ये उन्होंने कभी कंफर्म चीजें नहीं करनी होती। दूसरे, ये लड़ाई लड़ने के लिए मिलना जरूरी होता है? आपका ख्याल है? डिजाइन वाली बात से ये है कि मार्केट में ऑलरेडी एक्चुअली इस तरह की स्पेकुलेशन से स्टॉक एक्सचेंज और बाकी चीजें ना एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है, इंस्टेबिलिटी हो जाती है, तो इस तरह की खबरों का नुकसान हो जाता है। लड़ाई से मुझे याद है जब जनरल मुशर्रफ को सैक करना था इन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने, आर्मी चीफ तो थे उन्होंने उनको जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी, ये जॉइंट चीफ ऑफ ये कमेटी का उन्होंने, आपको याद होगा, सरबराह भी बना दिया था 2 दिन पहले कि जनाब आप आर्मी चीफ भी रहें, ये भी बने। तो ये लड़ाइयाँ जो है ना सर, वो कभी कोई आपको कंफर्म नहीं करेगा कि जनाब हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन हम मान लेते हैं असद उमर साहब कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। सो मुझे ज़रा इनसे ये पूछना, जो अहम बात थी मेरे लिए शॉकिंग थी आजकल, एक मैं वहाँ से उसे अनारकली के इसे बाजार से ना पुरानी उसमें किताबों में से किताब ढूंढा है। वो किताब कौन सी है क्लासेस साहब, और उससे मुताल्लिक आप क्या जो आज मुझे ना याद आ रही थी बार बार, जब इमरान खान साहब का ये हो रहा था और चीज़ें हो रही हैं और जिस तरह की चीज़ें हमें कह रहे हैं ना, वो ज़रा वापस आए। मैं ज़रा आपको उसमें से किताब में से 1-2 टोटे सुनाना चाहता हूँ जो पाकिस्तान पे पूरे उतरते हैं। बिल्कुल, उस किताब से रिलेटेड कुछ अहम चीजें तो अपने देखने वालों के साथ शेयर करेंगे, मगर इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब सहाफियों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे अहम पॉइंट्स उन्होंने छोड़े जिन पर बात करना, फोकस करना और क्रिटिसाइज करना यकीनी तौर पर बनता है। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की सहाफियों के साथ उससे मुताल्लिक बात हो रही है, तो आज एक बात का चर्चा बार बार उनकी जुबान पे आता रहा, वो था कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से मुताल्लिक कि वो वाकई वसीम अकरम प्लस निकलेंगे। आप भी समझते हैं कोई राय तब्दील हुई है आपकी? वो वैसे वो आज अपनी एक्सप्लेन कर रहे थे कि यू टर्न का उनका क्या होता है, और मैं जनरल जो कहना चाह रहे हैं गालिबन कि अगर गलत फैसला हो जाए तो मीडिया में क्रिटिसिज्म अगर आ जाए तो अच्छी बात होती है, उससे बजाय इसके कि चेंज ना करना है उसको करना, वो ये कहने की कोशिश करे तो अच्छी बात है कि गलत सिमत अगर तयन हो गया तो उससे बैकआउट कर देना एक अच्छी चीज़ है पब्लिक मफाद आमा के अंदर। मगर जहां उनको बदलना चाहिए वहां बदल नहीं रहे हैं। उस्मान बुज़दार पे इतना बड़ा वो इन्वेस्टिगेशन हुई, 2 IG की रिपोर्टें आई हैं, अदालत ने इतना अपना, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम्स आया कि उसके बाद उन्होंने साबित किया कि उसको मिसाल बनाया गया था, और प्राइम मिनिस्टर ने ना वो रिपोर्टें पढ़ी हुई, आज पता चल रहा दूसरे वो बज़िद हैं कि देखें ना वो जो है एक बच्ची के साथ बदतमीजी हुई थी तो क्या किया उस्मान बुज़दार ने बुरा कि उसने वो ले लिया, और फिर वो इस बात पे भी बज़िद थे कि ही इज़ एक्सेसिबल टू एवरीबडी। उस इलाके में नहीं कोई घुस सकता, GOR के अंदर जो वो इलाका है, आम आदमी GOR में नहीं घुस सकता जब तक वो अंदर ना हो। कुचा के वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में जिस तरह एहसन गुज्जर साहब घुस के आगे चले गए, तो वो कह रहे हैं नहीं वो तो बहुत एक्सेसिबल है, हर आदमी के लिए अवेलेबल है वो। तो पहली बात तो ये है कि ये गलत है। दूसरा, उन्होंने अभी भी इंसिस्ट किए जा रहे हैं, अभी भी उन्होंने, बल्कि मैं समझता हूँ
चीफ जस्टिस साहब शायद जेनरस होंगे अगर नोटिस नहीं लेंगे। उनके बहुत सख्त अल्फाज थे। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा मुझे एतराज है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जी, यू कैन नॉट डू दैट। आपको प्राइम मिनिस्टर साहब खकान अब्बासी याद नहीं है, चीफ जस्टिस की एक फैसला आ चुका है क्लास साहब। मैं ये कह सकता हूँ कि जनाब मुझे उससे मैं उससे एग्री नहीं करता। मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे गिला है, पर मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे चीफ जस्टिस के फैसले पे एतराज है। भाई ये किसी के पास इतराज का हक नहीं है। ये नवाज शरीफ साहब के पास भी नहीं है जो कि नायल करार दिए गए हैं कि वो कहें मुझे इतराज है। मतलब आप कुछ भी कह लें तो एक तो वो बाजित है, दूसरा वही चीज़ उनकी जो जिद जहाँ से उन्होंने यू टर्न नहीं लेना। जुल्फी बुखारी पे भी अगेन वो आगे, वो भी सब्जुडिस मामला है, सब्जुडिस मामला उसका फैसले आने वाला है। और उन्होंने कहा जी मुझे गिला है, और उस पे उन्होंने कहा कि वो नेपोटिज्म, मैंने तो कभी नेपोटिज्म किया नहीं, इसमें नेपोटिज्म की क्या बात है? तो मैंने तो जो नेपोटिज्म का डिक्शनरी में पढ़ा है और जो मुझे समझ है वो ये है कि अगर आपका दोस्त रिश्तेदार हो तो उसको नौकरी पे लगा दें, नवाज दें, सिर्फ इसलिए कि वो आपका दोस्त है, तो इसी को नेपोटिज्म कहते हैं। अगर ये नेपोटिज्म नहीं है तो मैं चाह रहा था कि वो हमारे दोस्त थे उनसे पूछते कि जनाब जरा नेपोटिज्म समझाएं होता क्या है। कि एक आदमी जो कि आपका एक दोस्त है, जो कि वहां पे आपको बाउंसर गाड़ियां देता रहा है, वो आपका दोस्त है, आपने उसको नौकरी पे लगा दिया है। प्रिसाइजली नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनका खानदानी कारोबार, जुल्फी बुखारी साहब के जो चचा ताया थे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर ही, ओवरसीज की ट्रैफिकिंग के अंदर उनकी FIR हुई थी, उनका एक माजी रहा है। और जस्ट बिकॉज वो ओवरसीज हैं तो ओवरसीज जानते हैं। वो बेचारे से दो जुमले नहीं जो है ना पाकिस्तान के सिस्टम के मुताबिक वो बोल सकता, वो अंग्रेजी ब्रिटिश एक्सेंट ही नहीं उनका टूटता। तो ये कह देना। दूसरा, ये लॉ सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट जो देख रही है इस मसले को, सिर्फ इसलिए नहीं देख रही कि नेपोटिज्म का केस है। असल केस ये है कि चाहे आपका ओथ वाली पोजीशन है या नहीं है, जहां कहीं कोई ऐसी पोजीशन जिसमें आप पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पे आपकी लॉयल्टी टू द स्टेट एंड द गवर्नमेंट वो अनडाउटेड होनी चाहिए। वो वहां पे डुअल नेशनल नहीं होना चाहिए। तो वो अगर कैबिनेट मिनिस्टर में बैठ सकते हैं, और अगर उनको वज़ीर किसी लेवल पे भी पॉलिसी में इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। सो दो, एक नेपोटिज्म का पॉइंट देख रही है अदालत, दूसरा ये है। तीसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब है वो बस जहां उनकी सुई अड़ जाती है, क्योंकि उनके दोस्त है, चाहे सुप्रीम कोर्ट कह ले, हम कह ले, वहां वो नहीं बदलते। उनके दोस्त के हवाले से क्लास से बात करनी, मगर किताब का हवाला देना बड़ा जरूरी है। किताब का भूल गया मैं साहब, वो बुक है जो मुझे वहाँ से अनारकली से इसी लास्ट इतवार बाजार मैंने गया तो वहाँ पे 2-4 घंटे मैंने गुजारे। एक बड़ी खूबसूरत किताब मिली जी, लाहौर की बात करा अनारकली की। तो वहाँ पे उसका नाम है द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आपकी खिदमत पेश करूँगा। सोच रहा हूँ उस पर ना पूरी सीरीज़ लिखूँ मैं, पूरी कॉलम्स की जो मैं लिखता होता हूँ, ताकि इस मुल्क और कौम को पता चले कि ये हमारे सियासतदान होते हैं। मैं सिर्फ यहाँ की नहीं बात कर रहा। वो ठीक है कि इमरान खान उनकी बड़ी कंडमनेशन करते, कॉलोनियल माइंड सेट, कॉलोनियल लोग, हम देसी, वो फलाने गोरे बला बला, लेकिन बाज़ मामलात में माइंड सेट हमारा एक जैसे है। कि वहाँ पर टोरीज़ की और लेबर पार्टी ने जिस तरह उन्होंने लंदन के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उन्होंने यूरोपियंस को बेवकूफ़ बनाया, उसने बेपनाह मिसालें दी हैं। वो पढ़ने वाली किताब है द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइंग। उससे पता चलता है कि अगर वो जहाँ पे जिनके बारे में हम ये समझते हैं कि वो वहाँ किताब पढ़ी जाती है, बड़े पॉलिटिकली अवेयर हैं, वो मत सिविलाइज्ड हैं, जो हम समझते हैं जी यूरोप सिविलाइज्ड है, वहाँ पे शायद ये झूठ बोलना बड़ी बुरी चीज़ है, झूठ बोले नहीं जा सकते, सियासतदान शायद बोलते नहीं है। उसने दर्जनों के हिसाब से वो मिसालें दी हैं। सो ये आर्ट है ये झूठ बोलने का। सारे दुनिया भर में ये जो पॉलिटिशियंस हैं ना, ये झूठ बोलते हैं। लिहाजा जब आप ये कहते हैं ना कि हमें नहीं पता था कि, और ये उसकी गवर्नर ये तारिक बाजवा ने रातों रात बैठ के उन्हें वजीर आजम को भी इतला नहीं दी, इतना बड़ा फैसला होने वाला है जरा जो पूरे मुल्क की इकॉनमी को जिसने उड़ा के रख दिया, 3500 अरब वो जो कहा जा रहा है बैठे बैठे लोन उसने तारिक बाजवा साहब ने हमारे पे बढ़ा दिया है। इतनी बड़ी चीज बन गया तारिक बाजवा साहब। और कौन सा खुदा ना खासा पाकिस्तान में कोई हमला हो गया था, कोई बहुत बड़ा बम गिर गया था, बहुत बड़ी इमरजेंसी लग गई थी कि आपको स्टेट बैंक के गवर्नर को हमें एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि आपने जो बैठे बैठे फैसला किया, कौन सी ऐसी अर्जेंसी थी कि आपको 10 रुपए 15 रुपए तक या 12 रुपए तक आपको उसको आगे लेवरेज देना पड़ गया कि जी इसको गिरा दें। ये तो काम ये जंगों के दिनों में नहीं होते सर। आपने जितना गिराया है और फिर ये कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है, ये पॉलिटिकल लाएंगे सर। इमरान खान को जिसने बात समझाई है ना, मेरा ख्याल है उन्होंने इनके साथ दोस्ती नहीं की, उन्हें दुश्मनी की है कि आप कह दिया करें मैं यू टर्न लेता हूँ, मैं लेता हूँ, बड़े लीडर लेते हैं। सर ये जहन में रखें कि आपकी फिर किसी बात पे यकीन नहीं किया जाएगा, नहीं करेगी कौन। आपने जो आज इतनी अच्छी बातें की हैं, मैं आज उन पे क्यों यकीन कर लूँ 24 घंटे के लिए। अगर कल आपने आके इस पे अपने आप को रिवर्स करना है, ये थोड़ा सा इनको बताने की ज़रूरत है, खान साहब के जो एडवाइज़र है। लेकिन कौन जुर्रत करे,
आपने जुर्रत की थी लास्ट टाइम इसी पे, याद है जब ये सहाफ़ियों से मुलाकात हुई थी मनिका, खावर मनिका वाला इशू पे, आपने इमरान खान के साथ कुछ थोड़ा सा हार्ट एक्सचेंज किया था ना, तो फिर क्या हुआ बताए ना क्या हुआ? नहीं वो अच्छा किया, मैं तो चाह रहा हूँ कि क्या अच्छा किया उन्होंने? अच्छा ये किया है कि वो अच्छे लोगों से और लोगों को भी बुला रहे हैं, इंटरव्यू करवा रहे हैं, हमें कोई गिला नहीं है कि हमें वी गॉट अ चांस एंड यू नो इज इनवाइटिंग अदर पीपल। सर मेरी बात है, अब सर हुआ क्या, इमरान खान साहब को उनके एडवाइजर जो उनको दो चार बातें आई कार्ड यू ऑफ गार्डेड सर, इसमें दो चार चीज़ें खान साहब को समझनी चाहिए, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि उसके हर इसका, एक होते हैं लाइफ में बेसिक कन्विक्शंस, जो बेसिक आपके प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पे आप ज़िंदगी गुजारते हैं, इसके बाद कुछ बिलीफ्स होते हैं आपके, अच्छा कुछ आपके फेथ होते हैं, इसके बाद आपके कुछ लाइफ में प्रॉमिसेस होते हैं, कुछ आप स्टैंडिंग के साथ स्टैंड आउट करते हैं फॉर सर्टेन रीजंस, लॉजिक्स, कन्विक्शन, जो लाइफ में आदर्श कहें, प्रिंसिपल्स कहें, उनके लिए खड़े होते हैं। लास्टली होते हैं ओपिनियन। इन तमाम चीज़ों में से जो मैंने 4-5 गिनवाई हैं, किसी भी अच्छे इंसान के लिए, लीडर के लिए आपको सिर्फ एक लग्जरी होती है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, वो होती है ओपिनियन। खान साहब अपनी ओपिनियन चेंज करने का राइट रखते हैं, ये अफोर्ड कर सकते हैं कि अपनी राय बदलें, मेरे बारे में, आपके बारे में, लोगों के बारे में, अपोजिशन के बारे में, किसी इशू पे ओपिनियन बदलें, लेकिन आप अपने प्रॉमिसेस, अपने कन्विक्शंस, अपने बिलीव्स, अपने आदर्श नहीं बदल, उनको कैसे बदल सकते? बदलने के बाद कहते हैं यार कि मैंने आके हर बड़ा लीडर आपने किया। फिर एक काम करें सर, मैं 2-4 की मैं मिसालें दे देता हूँ। उन्होंने यू टर्न नहीं लिया था, नेल्सन मंडेला जिसकी मिसालें देते हैं ये, उसने तो यू टर्न 27 साल जेल में पड़ा रहा, ले लेता यू टर्न, बिकॉज ही वाज फाइटिंग फॉर ए कन्विक्शन। आपको याद होगा यहाँ पे गांधी जी जो हैं वो 48 में वो बाकायदा असैसिनेट किए गए थे कि ही वाज फाइटिंग फॉर ए कन्विक्शन, के उनकी लड़ाई चल रही थी सरदार पटेल से, नेहरू साहब से, कि पाकिस्तान की जो आपस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट हुई है, तो पाकिस्तान कह रहा था 75 करोड़ इंडिया हमें नहीं दे रहा, हम एजिटेट कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने उस पर चले गए थे, उन्होंने धर्म, वो उसको क्या कहते हैं, भ्रष्ट कहते हैं सर, वो जो रोजा फास्टिंग करते हैं सर, उस पर चले गए कि टिल डेथ अगर पाकिस्तान को आपने शेयर ना दिया तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बापू बैठे हुए हैं, उनको सब मनाने के लिए हुआ कि नहीं पाकिस्तान, ये कन्विक्शन थे उनके, यू टर्न उस पर नहीं खड़े हुए कि नहीं इसी के लिए उसमें आ गए। लास्टली इनको किसी दिन ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए, ये जो कुछ आप पढ़ रहे हैं जरा उसमें से इनको ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए जो कन्विक्शन के लिए खड़े हुए हैं। ये चार्ल्स डी गॉल 48 में वो वर्ल्ड वॉर 2 जीत के आया फ्रांस के लिए, वो लंदन से बैठ के वर्ल्ड वॉर 2 जीती, सदर बनाए गए, उन्हें फील हुआ कि इसमें तो पावर ही नहीं है सर, उन्होंने आगे रिजाइन कर दे, क्विट करके वहाँ कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए सर, आई कांट वर्क इन दिस फ्रेमवर्क जो मुझे सदर बनाया। 10 साल बाद वो फ्रांस का पावरफुल सदर बन के आए और सारी चेंजेस की। सो इमरान खान जब ये बार बार कहते हैं, जो हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ा सा हल्ट होते हैं कि यार आप पूरे क्यों ये लोगों को अपने बारे में ये तस्वीर देना चाहते हैं कि मेरी किसी बात पर यकीन ना करें, ये अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। आप तो खुश हो रहे हैं ना कि तालियां बजा रहे हैं लोग आपके कुछ इर्द गिर्द कि खान साहब यू टर्न। सर आप अपना सारा क्रेडिट, अपनी क्रेडिबिलिटी, साख आप खराब कर रहे हैं। आपको ऐसा ऐसा यकदम एहसास होगा कि पूरा मुल्क आपकी किसी बात पे यकीन नहीं करता, कितनी अच्छी चीजें आप क्यों ना कह रहे हो। सो इट्स वेरी डेडली एंड डेंजरस माइंड सेट जो उनको किसी ने बता दिया है कि आप कह दिया करें जी बड़े लीडर वो लेते हैं, यू टर्न लेते हैं मेरे साथ। ये बड़े लीडरों की बात की है तो फॉलो भी बड़े बड़े लोगों को करते हैं, जैसे कि बड़े लीडर महातीर मोहम्मद साहब, उनके मॉडल को फॉलो करते हैं। जुमला इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो दूसरी दफा ये बात कर चुके हैं कि जनाब वेल्थ क्रिएशन, और मैंने महातीर से और सिंगापुर और मलेशिया की वो इम्तियाज देती हैं कि जब दौलत बनेगी ये तो फिर जो है मुल्क इन्वेस्टर आएंगे। 2-3 मैं उनको समझा दूं कि इस पे ज़रा बहस करवा लें, ये हाफ बेक्ड कोई थेरी पे ना चल पड़े। ये इकोनॉमिक्स जो थी सप्लाई साइड, ये यूरोप में भी पिट चुकी है, दुनिया भर में, अमेरिका में भी जो कि सबसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वहाँ बुनियादी हेल्थ एजुकेशन वो देते हैं, मगर उसके बावजूद भी वहाँ का जो सेट है, बिल गेट्स ने जब फिलैंथ्रोपी नहीं थी, प्रेशर आया था, उनको फिलैंथ्रोपी करनी पड़ती है। तो जहाँ हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ रेगुलेशन नहीं है, सेठ पहले ही रेंट सीकर बन चुका हुआ है, ना वो टैक्स देता है, बिजली चोरी करता है, एग्जम्पशंस पे, SROs पे वो रहता है। तो हमारे जैसे मुल्कों में 70s में भी जो उन्होंने स्टडी पूरी नहीं किया है, 22 खानदान, उस वक्त भी इतना ज़मीन और गरीब और अमीर का इतना फ़र्क बढ़ता जा रहा था कि वो मजबूर हो जाती है रियासत। तो अभी भी हमारे यहाँ ये फ़र्क बढ़ रहा है। सो बिल्कुल वेल्थ क्रिएशन होनी चाहिए, मगर उससे पहले आप अपने इदारे मजबूत कर लें, आप अपनी रेगुलेशन अच्छी कर लें कि इनको जायज़ पैसा बनाएं तो बड़ी अच्छी बात है, मगर अगर नाजायज़ पैसा बनाना है और उसके स्टेट से, रियासत से ये एग्जम्पशंस भी लेनी है तो फिर वो नहीं है। तो ये वेल्थ क्रिएशन की थ्योरी
पूरी संजय महातीर साहब ने, उन्होंने इदारे पहले बनाए उनके, हाँ अभी भी वो आए किस बात पे हैं, करप्शन के अगेंस्ट आए हैं कि करप्शन रोकी, और उन्होंने पकड़ी, उसी नारे पे आई हैं कि वेल्थ क्रिएशन विदाउट, अगर करप्शन के साथ हो रही है तो उससे मुआशरे का और नुकसान होता है। साहब अभी मैं थोड़ा सा रियासत मदीना की बार बार बात करता हूं, बिल्कुल अच्छी बात है, हम उसी पे उन्हें फॉलो लेना चाहिए। इवन कुरान पाक में ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जनाब अपने वादे जो है ना, इन पे जरा समझदारी से वादे किए जाए, आप किया करें, क़यामत वाला दिन आपसे आपके वादों की ना बाज पूर्स होगी। कुरान पाक की आयत में बता रहा हूं मैं। तो जब आप ये हमें बता रहे होते हैं कि मदीने की रियासत, और अगले सांस में ये कह रहे होते हैं कि जनाब के मैं उनको बदल सकता हूं, ये प्रॉमिसेस हैं जो आप हमसे कह रहे हैं, आप अपनी ओपिनियन नहीं शेयर कर रहे हैं। ये जहन में रखें, जब खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कोई बात करते हैं या पोजीशन लीडर के तौर पर कि मैं आके ये चीजें करूंगा, तो आप हमसे वादे कर रहे हैं, पब्लिक इसको प्रॉमिस लेती है, कमिटमेंट लेती है, आप कहते हैं नो कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं, मैं इसको चेंज कर रहा हूं। दूसरा, इवन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दुश्मन भी उनकी इस पे वादे पे यकीन रखते थे। एक दफा उन्होंने यहां तक कहा कि मैं अगर आपको कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे दुश्मन आए हुए हैं, हमला करना चाहते हैं, तो मेरी बात पे यकीन करोगे? उनका बिल्कुल करेंगे। ये आपको बता रहा हूं कि वर्ड जो है इंसानी तारीख में किसी का कहा हुआ एक लफ्ज जो है वो कितना अहम है। शेक्सपियर मैं आपको बता रहा हूं, उसके ड्रामे बड़ी खूबसूरत एक उसकी लाइन है, वो कहते हैं माई प्लेज इज माई प्राइड सर। आप हमें रोजाना टीवी पे हमारे बच्चों को ये, मतलब हमारे बच्चे सीख रहे हैं, हमारी नई जनरेशन सीख रही है, हम लोग सीख रहे हैं कि पॉलिटिकल लाइंग इज आर्ट, झूठ बोलो अगले दिन मुकर जाओ, ये डैमेज करेगी। आने वाले दिनों में आपके बारे में राय बनती जाएगी। और इस पे लास्टली आमिर साहब जो उन्होंने आज कह दूं कि अच्छी बात है, हम कह रहे हैं अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप कोई गलत पॉलिसी आपसे होती है, आप कह रहे हैं यार मुझसे गलती होगी, मैं माफी चाहता हूं, मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं, डिफरेंट थिंग। मगर अगर ये कहना चाह रहे हैं तो अच्छी बात कह रहे हैं, मगर आप अगर कह रहे हैं कि मैं यूटर्न अपनी बातें करूंगा और मैंने जो प्रॉमिस किया है वो मैं नहीं करूंगा, वो दैट इज अनदर थिंग। इनके एडवाइजर ने इनको गलत लाइन दे दी। आप देखेंगे कुछ दिनों तक इनको नहीं समझ आएगी कि पूरा मुल्क कहना शुरू होगा छोड़ो यार इमरान खान साहब को सीरियस ना लाइन हो, कल मुकर जाना है। ये आपको आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करेगी। जिन लोगों ने आपको लाइन दी है, इट्स ए डेडली एंड डेंजरस लाइन कि आपको खैर नहीं में। लास्टली आमिर साहब उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में बात की है। अब आप ये बात ये समझेंगे कि हमारे यहाँ होता क्या है सर, कोई हुकूमत आती है ना सर, वो दो काम करती है। उसकी सबसे पहली लड़ाई होती है पार्लियामेंट में अपोजिशन के साथ, जो समझ में आने वाली बातें होनी भी चाहिए। पहली नेचुरल आपकी लड़ाई बनती है अपोजिशन के साथ कि उन्होंने आप पे इल्जामात लगाने, आपने उन पे लगाने, आप अपोजिशन में थे, आपने उनके बारे में बातें की, वो आपको तंग करते हैं, वो पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई होती है सुप्रीम कोर्ट के साथ, अदालत इसकी ये हुकूमतों की, कि वहां से फैसले आना शुरू हो जाते हैं आपके कुछ क्वेश्चनेबल फैसलों पे। आपके एडवाइजर आपको क्रोनिज ये बताते हैं, ये मैं सबकी बात कर रहा हूं, ये इमरान खान की नहीं बात कर रहा, तमाम पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर की ओवरऑल। वो कहते हैं सर जी मैंडेट हमें मिला है, लोगों ने वोट हमें दिए हैं, ये कौन होते हैं? 7 जजेस बैठ जाते हैं, हमें चेक करते हैं, और ये पार्लियामेंट का यहाँ पे उसका 22 करोड़ की पार्लियामेंट है, और ये जहां पे 7 जजेस बैठते हैं, ये बैठ के हमें एवेल्युएट करते हैं, ये कौन होते हैं करने वाले सर? और वो भड़काना शुरू कर देते हैं। और फिर आपके सुप्रीम कोर्ट के साथ वो छोटी मोटी वहां पे एक्सचेंज, फायर एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है, छोटा मोटा, जो बाद में बहुत बड़ा ब्लो अप बेनजीर भुट्टो का हुआ सर, नवाज शरीफ साहब को मैं मिसालों में नहीं दे रहा, अब इमरान खान को और है। अच्छा, तीसरी लड़ाई कहां पे होती है? वो होती है इनकी जाके जनाब इस फौज के साथ। वो ये समझना शुरू कर देते गवर्नमेंट ऑफ द डे कि ये अदलिया जो है, ये कहीं ना कहीं पे ना ये इसके पीछे वो बैठे खलाई मखलूक हमें तंग करना चाह रहे क्योंकि हम उनकी बातें नहीं मान रहे। आखिरी लड़ाई किससे होती है सर? वो होती है मीडिया से। लास्ट बैटल, वो बैटल ऑफ हमारी लड़ाई पहले आ जाएगी, बल्कि आ गई है। ये यहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। यहां पे क्या हुआ सर, आज उन्होंने, ये हमारे दोस्त फवाद चौधरी कहते थे कि बिजनेस मॉडल चेंज करे जी टेलीविजन पाकिस्तान के प्राइवेट। तो जनाब आज 1.5-2 घंटे आपके प्राइम मिनिस्टर को मुफ्त में पूरी कौम को दिखाया हमने, जरा इसका बिल तो भिजवा दें हमें। बिजनेस मॉडल तो ये बनता है ना, पैसे दें, आपने अपनी बातें, अपनी पॉलिसी, अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ जो था आपने पूरा उसको प्रोपेगेट किया। यू आर द बेनिफिशियरीज ना, जो कुछ अच्छा बुरा किया है इसका बिल बनवा ले। हर चैनल जो है ना सर 1.5 घंटे का इनको भेजे। लास्टली सर यहां पे क्या इमरान खान साहब ने शुरू किया, इनके एडवाइजर ने, उन्होंने जो आखिरी लड़ाई लड़ी जाती है ना, वो पहले शुरू की, मीडिया से शुरू की, अब वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। पोजीशन से तो चलती रही है। आखिरी लड़ाई जब तक जो पैनामा में रोज जाते थे नवाज शरीफ के खिलाफ चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट बड़ी अच्छी थी। जो ही उस्मान बुज़दार और जुल्फी बुखारी के खिलाफ उन्होंने टेकअप किया तो इतराज भी आ गया, गिला भी आ गया, ये बुरी होगी सुप्रीम कोर्ट। आखिरी लड़ाई क्लास अब ब्रेक से वापस बता देते हैं। बिल्कुल, कहां लड़ाइयां होती हैं, आखिरी लड़ाई किससे होती है, वो तो एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके आपको बताएंगे। मगर इसके साथ साथ बड़ी अहम गुफ्तगू चल रही है गो स्लो पॉलिसी पर चलने वाले ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात की, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर
मगर पाक पतन दरबार अराजी केस बिलाखिर है क्या, इससे मुतालिक भी डिटेल आपको बताएंगे। छोटी सी ब्रेक बाद साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस जरा आखिरी लड़ाई की तशनगी बाकी रहने देते हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जब बात होगी तो यकीनी तौर पर उनकी हमशीरा अलीमा खान की भी बात होगी। आमिर साहब जी हाँ, उनका जो है अखबारों में ये खबर चल रही थी कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दुबई की प्रॉपर्टी के हवाले से बुलाया गया था, तो उन्होंने सील्ड एक जो खबर छपी वो एक अपना जवाब उसमें जमा कराया, मगर उसकी तशरीह अखबारों में ये की गई थी कि उन्होंने ये छुपाई गई कि उन्होंने कहा है कि मैंने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा नहीं लिया दुबई की प्रॉपर्टी में। जी। तो मेरी ये इतला है कि टेक्निकली वो ठीक कह रही हैं कि दुबई की उन्होंने प्रॉपर्टी एक्चुअली बेच के न्यू जर्सी में प्रॉपर्टी खरीद ली थी। तो इसलिए उन्होंने ये जो टेक्निकली जो वो कह रही हैं कि दुबई की मैंने एमनेस्टी ली, उन्होंने न्यू जर्सी की एमनेस्टी ली। सो वो टेक्निकली दुबई का वो पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दुबई की मैंने नहीं ली, तो वो भी सही कह रही हैं, मगर सही हम भी कह रहे हैं कि उन्होंने एमनेस्टीज का फ़ायदा बहरहाल उठाया है। बाकी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो उसको नून लीग से जोड़ा जो जा रहा है, उनकी जो ये जो लैब्स है या ये जो उन्होंने नहीं डिक्लेयर किया हुआ था, ये उनका ज़ाती है। वो जो केसेस है ना उन पे है कि पब्लिक ऑफिस के वो उन पे शक किया है कि ये पैसे पब्लिक ऑफिस को मिसयूज करके बनाए गए। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा यही जुर्माना था जो उन्होंने पे कर दिया। दो तरीके थे, या ये एमनेस्टी के जरिए कह देती कि मुझसे गलती हुई है एमनेस्टी दे दें, या ये था कि ये डिक्लेयर कर देती और उसका जुर्माना फिर वो 200% था, वो बाइज्जत रूट था। तो मुझे शुरू में शक पड़ गया, किसी ने कहा जी उन्होंने 200% जुर्माना दे दिया, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि ये एक बड़ी अच्छी मिसाल कायम की है। उन्होंने 2-4% वाला जो एमनेस्टी वाला, जिस पे बहुत ज़्यादा पीटीआई तनकीद करती रही है कि जनाब ये देखें ये जो है ना चोरी कर लेते हैं और डिक्लेयर नहीं करते, टैक्स बचाते हैं और फिर एमनेस्टी स्कीम कर देते हैं, उन्होंने एमनेस्टी का फ़ायदा उठाया। मेरी ये इतला है। सही है, ठीक है। क्लास अब एक तो आखिरी लड़ाई, दूसरा इमरान खान साहब ने ये भी तो बताया कि स्विट्जरलैंड से भी मुआहिदा हो गया, पैसे भी आने वाले हैं। मैंने बताया ना कि पहली लड़ाई हमेशा कोई हुकूमत पार्लियामेंट से करती है, पार्लियामेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट से लड़ती है, उसके बाद वो फौज से लड़ती है, आखिर पे वो मीडिया से लड़ती है। वो अल्लाह के फजल से सिर्फ फौज बची हुई है। वो ये उम्मीद करते हैं कि वो लड़ाई आखिरी जब तक जनरल बाजवा साहब बैठे हुए हैं तो वो तो नहीं होगी बात कि अल्लाह सुलह सफाई चलती रहेगी। हम क्या कह सकते हैं। अब मैं आता हूँ जरा इस पे स्विस पे जो आपने बात की, ये बड़ी अहम बात है आमिर साहब। हमने बड़ा इस पे चीज़ें की हैं, बड़ा लोग इस पे यकीन करने को तैयार नहीं है। उस वक्त सबसे बड़े ये उस वक्त $200 अरब की बात करते थे। मैं कल फिर उस अशफाक अहमद वो जो FBI के वो अफसर थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की थी तारिक बाजवा साहब ने, चुकाई थी उन्होंने बड़ी कीमत। इनको पता नहीं, एहसास नहीं है ना वो जब उसमें कि इस मुल्क की मोहब्बत की कीमत किन किन लोगों ने क्या चुकाई है कि तारिक बाजवा साहब ने जो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की थी FBI, ये मुआहदा 4 साल पहले हो रहा था जो तारिक बाजवा साहब ने नहीं होने दिया। अब कहते हैं आज हमने कर लिया। आपको पता है कि आज का आपका मुआहदे की क्या है, जरा उसको ओपन करें। मेरा नहीं ख्याल कि इनको पिछले उससे बताएंगे कि पीछे जो भी था 4 सालों में जिसने पैसा पार करना था वो करके चला गया। आपने तारिक बाजवा साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उसके खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लिया। आज में बताया जा रहा है बिग न्यूज़ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना ये आज़ाद हो गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको नहीं बताया तारिक बाजवा साहब ने कि मैं डिवैल्यू कर रहा हूँ डॉलर को, तो इसाक डार उनको लंदन से बिठा के उनको रिमोट कंट्रोल चला रही है। इसका मतलब यह है जो डार की टीम है वो आपकी मुआशी पॉलिसी चला रही है। तारिक बाजवा साहब तो डार के लगाए हुए थे, सो उन्होंने डार के कहने पे आपको धचका दिया है। ये तो फिर तो हम यही कहेंगे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बाजवा साहब इज ए जेंटलमैन, वो ब्रूटस वाली बात, बट आगे उसने कहा था ना उसे मार कंटिन्यू, बट ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। सो मतलब तारिक बाजवा साहब इज ए ऑनरेबल मैन। उन्होंने कोई काम नहीं किया और हुकूमत को उन्होंने बताया ही नहीं है। सर एक चीज़ हमारे साथ जो इस वक्त दिल्ली में है ना सर, मैं इसको सम अप करूँ फिर मैं उस पर जाता हूँ। बड़ी अहम स्टोरी है पाकपतन वाली। एक थे करप्ट, दूसरे हैं नाहल, और थर्ड ऑप्शन नहीं है आपके पास सर आमिर साहब। हम दोनों के दरमियान खड़े हैं। एक्सट्रीम है, वो कहते हैं कि या आपको डेविल इन द डीप ब्लू सी। अब इनकी नहली हमारे सामने आ रही है ना, 10 रुपए का झटका लग गया, डॉलर को तारिक बाजवा ने उड़ा के रख दिया है। आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला जा रहा है, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप कह रहे हैं वो ऑटोनोमस है। यार ये वो झूठ है जो हमारे साथ ना बोलें प्लीज। आप किसी और के साथ बोलें, किसी और से बात करें। तारिक बाजवा साहब आज के बाद जिन्होंने स्विट्जरलैंड की डील को सैबोटेज क्या तस्लीम किया, आप सुन रहे थे जिस दिन मेरी बात हुई, और पता उन्होंने क्या कहा था।
उन्होंने कहा जनाब कि स्विट्जरलैंड के साथ हमारी डील जो नहीं हुई थी इमरान खान के धरने की वजह से नहीं हुई थी। ये खुद मुझे बताया था, आमिर मतीन साहब सुन रहे थे टेलीफोन पे। उन्होंने कहा था इमरान खान के धरने की वजह से हमारे साथ मुआहदा नहीं हो सका कि मैं जा नहीं सका वहाँ पे। उन्होंने आप पे डाला था, ये आज उनको बैठ के डिफेंड कर रहे थे आमिर साहब। मुकाबला वही है सर, आपके नाहल वर्सेस करप्ट। इससे पहले कि आप उस पर जाएं, बस एक जुमला इसमें मैं ये कह दूं कि ये जो बहस रहती है ये लंबी हो जाएगी, मेरे इस पर आप आ जाए। चले मैं सर कल बड़ा एक अहम केस आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स मैं पढ़ता रहा हूँ, आप देखते रहे हैं सारे, लगा रहा हूँ मैं, लेकिन ये कोई 2 3 7 8 ये फाइलें थी, तो मैं सिर्फ एक पढ़ सका हूँ। लिहाजा अगर मैं कहीं ना मुकम्मल रह जाऊँ तो ये ऑडियंस मेरी नाराज़ ना हो। बाकी कल मैं पढ़ के ना पूरी रात लगा के कल फिर आपके लिए बहुत सारा ले आऊँ, लेकिन आज भी अच्छा खासा मवाद है कि इस मुल्क में क्या कुछ कैसे फैसले होते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सर वहाँ नवाज शरीफ साहब पेश हो रहे हैं, बड़ा मशहूर ज़माना केस है वो है पाक पतन की। वहाँ पे उनकी हज़रत बाबा फरीदगंज शक्कर साहब की जो उनके दरबार की जो उनकी लैंड थी, अराजी थी, तकरीबन 6000 उससे ज़्यादा बनती है एकड़ से ज़्यादा, उसकी पोजेसन का केस है आमिर साहब। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने जो ट्रेस की है ये उससे भी पीछे जाती है। ये 1881 के करीब से शुरू होती है, जो मैंने पूरी तारीख अभी इसकी, ये सिर्फ अभी मैं बता दूं एक फ़ाइल पढ़ी है मैंने, अभी मैंने बाकी ये 10 फाइलें पढ़नी है। सो मैं जो एक पढ़ा है वो आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें क्या स्टोरी है सर। कि 1800 कोई इनके 81 के करीब से ये केस ये शुरू हुआ सर ज़मीन का, कि उस वक्त इनके दो मेन लोग थे सर, उनकी आपस में रिश्तेदार भी थे, इसी ज़मीन के मसले पर उनका आपस में फटा शुरू हुआ कि किसकी है। फिर 1935 में अंग्रेज़ दौर में डिस्ट्रिक्ट ये सहीवाल, अभी तो उसको सहीवाल कहते, उस वक्त इसको मॉन्टगोमरी कहते थे, उस वक्त उनकी अदालत में भी ये केस वहाँ पे पेश हुआ, वहाँ पे सारा। खैर वहाँ पे भी फैसला हुआ सर इसका, ज़मीन का फैसले की डिटेल में आपको कल बताऊँगा कि माजी में क्या क्या फैसले होते रहे। मैं थोड़ी समरी बता रहा हूँ केस की इंपॉर्टेंट क्या है। असल केस शुरू होता है 69 से आमिर साहब, ये जनरल अयूब साहब के आखिरी दिन थे। तो वहाँ पे उस वक्त एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके तहत इन्होंने तकरीबन कुछ 6000 आपके 396 एकड़ ज़मीन जो थी औकाफ ने अपने कब्ज़े में ले ली। उस पर ये जो तो उस वक्त दीवान ग़ुलाम, इनका नाम है दीवान ग़ुलाम कुतुबुद्दीन, ये चले गए अदालत में सर। वहाँ पे इन्होंने सहीवाल की अदालत में केस किया इन्होंने, वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के सामने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वो केस जो है तकरीबन 10 साल चलता रहा सर, 10 नहीं 8 साल। और फिर वहाँ पे 1977 में वो फैसला जो है औकाफ के हक़ में हो गया कि इन्होंने ज़मीन जो ली है ना ग़ुलाम कुतुबुद्दीन उन दीवान से, उन्होंने उनसे ठीक ली है। उस पर दीवान साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए सर, उन्होंने वहाँ भी पटिशन फाइल कर दी उसमें जाके। उसके बाद उन पे भी फैसला आ गया, लाहौर हाई कोर्ट ने 1981 में फ़ैसला दिया कि औकाफ ने जो इनसे 6000 एकड़ ज़मीन ली थी वो बिल्कुल उन्होंने ठीक ज़मीन ली थी, उनकी बनती थी। खैर केस इन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने उसकी अपील की कुतुबुद्दीन साहब ने सर। वहाँ पे केस पेंडिंग पड़ा हुआ था सिंस मैं आपको बता रहा हूँ 81 के बाद। इतनी देर में नवाज शरीफ साहब जो हैं, अब ये बिल्कुल रेलिवेंट, मैं इसको बिल्कुल कट टू स्टोरी को कट करके मैं ला रहा हूँ सर। नवाज शरीफ साहब सर ये बन गए वज़ीर आला 1985 में। वहाँ पे उस वक्त गवर्नर सज्जाद हुसैन कुरैशी साहब जो हैं वो भी उस वक्त गवर्नर थे, मुल्तान से थे हमारे, और ये मोहम्मद खान जुनैजो साहब जो हैं वज़ीर थे। इन्होंने जो है जब इनका केस वहाँ पर चल रहा था ग़ुलाम कुतुबुद्दीन साहब का, इन्होंने जाके एक एप्लीकेशन दी गवर्नर सज्जाद हुसैन कुरैशी साहब को। इन्होंने कुरैशी साहब ने वो फॉरवर्ड की उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनैजो साहब से, उन्होंने ली उनसे अप्रूवल। उसमें क्या लिखा गया था, ये था कि इनकी ज़मीन जो है ना सर, इसको रिव्यू करें और अगर इनकी ज़मीन जो बनती है ना तो इनको वापस कर दी जाए, ये 6000 एकड़ जो भी है। इस पे जनाब वो केस आया नवाज शरीफ साहब के पास, अप्रूवल गवर्नर साहब ने भी दे दी अपनी, उन्होंने नोटिंग करके वो चली गई वज़ीर आला इनके पंजाब के पास सर। नवाज शरीफ साहब के पास जब गई तो उनके सेक्रेटरी जो थे जवेद बुखारी साहब, उन्होंने वो आगे भेज दी उससे महकमा औकाफ से उनका वर्जन लेने के लिए कि जनाब आप बताएं कि इस पे हमने क्या फैसला करना है, आप भी पार्टी हैं। उस वक्त जो उसके सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जो ये आपके औकाफ थे, 1986 की बात बता रहा हूँ, वो थे मोहम्मद यूसुफ खान। उन्होंने बाकायदा उर्दू में लिख के नवाज शरीफ साहब को एक उन्होंने समरी भेजी, पूरा केस बताया कि सर 2 दफ़ा हम केस इनसे जीत चुके हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस पड़ा हुआ है, तो आप इस पर कोई फैसला ना करें, ये केस अदालत में है, अदालत को फैसला करने दें, आप इस पे कोई आपने फैसला नहीं देना। उन्होंने अपोज किया, लेकिन स्ट्रेंज फैक्ट है आमिर साहब, ये उन्होंने समरी भेजी, उसके कुछ दिन बाद इन्हीं मोहम्मद यूसुफ खान साहब ने, जिन्होंने अपोज किया था कि आप नवाज शरीफ साहब को कि आपने इनको नहीं फैसला नहीं देना, इनके हक में नहीं दे सकते, ये नोटिफिकेशन 69 का विड्रॉ नहीं करना, उसी ने ही अगले दिन जनाब जाके एक नोटिफिकेशन जारी किया सर। उन्होंने 28 अगस्त को
और ये मजे की बात है कि 12 अगस्त 1986 को मना कर रहे हैं नवाज शरीफ को, यूसुफ खान साहब। देखें ब्यूरोक्रेसी कैसे मोम की नाक की तरह बदल जाती है कि इन्होंने 12 अगस्त को कह रहे हैं कि मत करें, और उन्होंने जाके यहाँ पे उसके 28 अगस्त 16 दिन बाद उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया यूसुफ खान साहब ने कि ये ज़मीन इनको वापस की जाती है सर, वो आप उनको वापस करते हैं। उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया हुआ है कि जब आपने ये कैसे काम किया मियां नवाज शरीफ साहब, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, वहां पे आप सहीवाल की अदालत का फैसला औकाफ में हक में था, आपने इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर साल से उनके पास ये जमीन दे दी है नवाज शरीफ साहब ने, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पे से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेके अब इनको बुलाया हुआ है सर कि अब आप हैं जिसके लिए नवाज शरीफ साहब कल पेश हो रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब ने क्या मजे का जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट में, वो भी सुन लें आमिर साहब, अगर इजाजत हो 2-4 मिनट है तो। ये बड़ा मजे का काम है सर। नवाज शरीफ साहब को कहा गया, बुलाया गया कि आप जरा तशरीफ लें मियां साहब, आपने कैसे एज वजीर आला 6000 एकड़ से ज्यादा जमीन आपने कैसे नोटिफिकेशन? 6000 एकड़ बहुत ज्यादा जमीन है, प्राइम लैंड है, पाकपतन शरीफ का मजार है, वो बिल्कुल उसमें करोड़ों अरबों खरबों की है, सर, आपने दे दी, मिल गई। मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल गजनी संडोरम उसमें चले गए सर। उन्होंने कहा मुझे तो याद ही नहीं है, सीधा हल है इसका, सीधा जवाब है। उन्होंने कहा मुझे तो याद नहीं, जो जवाब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, वो भी मैंने बैठ के पूरी फाइल पढ़ी है सर उनके नवाज शरीफ साहब की। उन्होंने एक ही काम किया है, इसमें एक छोटा सा एक लूप होल ये क्रिएट किया था उसने यूसुफ खान साहब ने, जिसका फ़ायदा जो है नवाज शरीफ साहब और उनके वकील उठा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। वो क्या था, उन्होंने कहा जनाब कि जब ये उनको नोटिफिकेशन किया, उस नोटिफिकेशन में 1971 में कुछ ज़मीन रीडिस्ट्रीब्यूट भी हुई थी, एक नोटिफिकेशन उस पर भी जारी हुआ था। उसमें कहा गया था कि अब 71 वाला नवाज शरीफ साहब की तरफ से जवेद बुखारी साहब जो सेक्रेटरी थे इनके PS टू चीफ मिनिस्टर, इन्होंने 71 वाला नोटिफिकेशन जो है ना सर, इन्होंने कहा वो आप उसको विड्रॉ कर लें। मोहम्मद यूसुफ खान ने क्या किया, उन्होंने 69 वाला विड्रॉ कर लिया जो 6000 एकड़ बनता था, ये 71 वाला कम बनता था। इस पे नवाज शरीफ साहब के वकीलों ने कल प्ली ली है वहाँ पे, वो ये कहते हैं कि जनाब हमने तो उनको कहा ही नहीं था, और ये क्योंकि आर्डर ज़बानी थे सारे, सिर्फ जवेद बुखारी साहब के साइन है, नवाज शरीफ साहब के साइन है। सो वर्बल आर्डर्स की रिवायत आज की नहीं है, ब्यूरोक्रेसी उस वक्त से फैसिलिटेट कर रही है, सियासतदानों को करप्शन सिखा रही है कि जवेद बुखारी साहब ने 1986 में जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने लिखा हुआ यहाँ पे कि जनाब के नवाज शरीफ साहब ने मुझे आर्डर्स किए हैं कि नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया जाए, लिहाजा मैं आपको आगे आर्डर कर रहा हूँ औकाफ को आप विड्रॉ कर लें। अब मियाँ साहब और उनके वकील कहते हैं 40 साल बाद कि हमारे आर्डर दिखे, मैंने कहाँ लिख के दिया था, मैंने तो उनको नहीं कहा था, जवेद बुखारी साहब ने किया था। जवेद बुखारी साहब से पूछें, अगर यूसुफ खान उस वक्त ये सेक्रेटरी औकाफ था, उनको बुला के पूछें मेरा क्या ताल्लुक है इन लोगों से सर। सो ये जनाब भी इसके बावजूद भी केस तो चीफ मिनिस्टर तो थे, ये उनकी डिस्कशन इस्तेमाल हुई है। मुझे उनके बुरे दिन इसलिए लग रहे हैं कि इसके साथ जो अल-अज़ीज़िया केस चल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिमत में चल पड़ा हुआ है कि उसके अंदर जो है अभी लेटेस्ट ये है कि वो कतरी लेटर जो है वो गेन आड़े आ जाता है कि उसके 2 वर्जन आपस में नहीं मिल रहे। उसके अंदर ये कहा गया था कि जनाब ये तमाम जायदादें हैं ये हमारी हैं, तो वहाँ पे अब वो उससे डिसऑन कर रहे हैं, जबकि जो कतरी लेटर के अंदर भी ये जिक्र नहीं था कि ये जो जायदादें हैं वो तो वहाँ से दुबई से पैसे ही नहीं आए थे, तो पैसे ही नहीं जब बने थे, वहाँ लॉस हो गया था, तो फिर कतर में कौन से पैसे चले गए। वहाँ एक बुनियादी सवाल उस वक्त भी आया था, उन्होंने कहा जी कैश दे दिया था, उनका कैश वहाँ से प्रॉफिट हुआ ही नहीं दुबई से गल्फ स्टील से, तो फिर पैसा ही प्रॉफिट ही नहीं आया, तो आगे पैसे कैसे जा सकते हैं, एक सवाल आ जाता है। दूसरा घूम फिर के उसके अंदर यही वाला क्वेश्चन आता है कि आपकी जनाब नाम जो है वो दादा के सारे डाल देते हैं कि दादा पे है, जबकि कागजात में दादा का कहीं नाम नहीं है, दादा की नहीं है, वालिद की नहीं है, बच्चे बहुत छोटे थे, तो किसकी है। तो ये क्वेश्चन अगेन आ रहा है कि उसकी तरफ भी जो है ना अल-अज़ीज़िया की जो मिल का जो केस है वो भी अभी चल रहा है, और दूसरा ऊपर लटक रही है तलवार जो पिछले केस में जमानत हुई हुई है उसका रिव्यू भी चल रहा है, और चीफ जस्टिस साहब जो है उसमें ऑब्जर्वेशन बड़ी खौफनाक किस्म की दे चुके हुए हैं कि पता नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जो छोड़ दिया है, मेन मुकदमा छोड़ के जो है आप जमानत का केस लेके बैठ गए हैं। ये इसकी जस्टिफिकेशन, लीगल जस्टिफिकेशन क्या है, जूरिस्प्रूडेंस का वो हमें बताएं। सो मैं समझता हूँ ओवरऑल देखा जाए तो मियाँ साहब की मुश्किलात अभी जारी हैं। मैं बता दूं कल ये 10 फाइलें हैं, पढ़ के आएंगे, बहुत कुछ इसमें मवाद है, पाकपतन केस से मियाँ साहब भी आ रहे हैं, बड़ी डिटेल्स हैं, पूरी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है ये भी, एक कि कैसे यहाँ पे जो आपकी औकाफ की ज़मीनें हैं, राजियाँ हैं, पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पर कैसे यूज़ होती है। ठीक है, मतलब बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी आम स्टोरीज हैं। मुकम्मल डिटेल्स के साथ इन तमाम फाइलों को पढ़ने के बाद कल का बेहतरीन शो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।